जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आप सभी की डिमांड पर आज मैं हिंदी का नया मॉडल पेपर लाया हूं जो कि आपको बिल्कुल सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी। आप सभी लोग ये सोचें हम एग्जाम हॉल में बैठकर इस मॉडल पेपर को दे रहे हैं और आपका जो स्कोर आता है वो आप ईमानदारी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से लाजवाब वीडियो को। तो पहला प्रश्न क्या है? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बताएं। यदि कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो इससे क्या होता है? क्या इससे जटिलता बढ़ती है? नहीं। शिक्षकों के लिए समस्या होती है? नहीं। भाषा निपुणता में बाधक होता है? नहीं। बल्कि यदि कक्षा में एक से अधिक भाषा का प्रयोग किया जाता है तो यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। ठीक है, क्योंकि इससे बहिमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही साथ बच्चों में ज्ञान की अभिवृद्धि भी होती है। इसके बाद हम लेंगे अगला प्रश्न। दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आप दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके? ऐसा नहीं है, कभी भी आपको उनको अलग नहीं बैठाना है। उन्हें विभिन्न भाषा गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण, ये भी क्या है? गलत बात है। बल्कि आप क्या करेंगे? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे ताकि जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं वह अपनी श्रवण इंद्रियों का अधिकतम प्रयोग करके अधिगम कर सकेंगे। यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। इसके बाद हम लेंगे अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? बताएं आप लोग, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? विदेशी साहित्य की रचनाएं। भैया बच्चे क्या हैं? प्राइमरी लेवल के हैं, विदेशी साहित्य की बात हमें करना ही नहीं है। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, तो ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि जब बच्चे अपने परिवेश से संबंधित जुड़ी चीजों के साथ अधिगम करते हैं तो अधिगम क्या है? प्रभावी रूप से होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? क्या है सबसे उचित तरीका? बताना है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है आपको पहले क्या करना है? चारों विकल्प पढ़ना है और जो सबसे ठीक लगता है वही आपका आंसर होगा। तो यहां पर आप देखिए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना, संज्ञा की परिभाषा को पूरा करना, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या फिर संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण दीजिए। तो यहां पर हम देखें सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी को लिखना। क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूं आपसे, भाषिक क्षमता के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चे की स्वयं की अभिव्यक्ति। यहां पर जब बच्चा इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई कहानी लिखेगा मतलब क्या है? बच्चा स्वयं की अभिव्यक्ति करेगा, है ना? ठीक है, चलिए इसके बाद हम लेंगे अगला क्वेश्चन। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? एग्जाम में आपको यह जरूर देखना है कि यहां पर सबसे अधिक प्रभावी पूछा गया है या फिर सबसे कम प्रभावी पूछा गया है। दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको चारों विकल्प पढ़ना है, जो सबसे ठीक रहता है वही आपका आंसर होगा। तो यहां पर देखिए, व्याकरण आधारित अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, या फिर संवाद आदायगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे कम प्रभावी होगा कि आप व्याकरण के आधार पर अभ्यास करवाएं। ये क्या है, सबसे कम प्रभावी है। यहाँ पर विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताना है आपको इनमें से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको क्या है, नेगेटिव कथन देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प बी में कहा गया है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी नियमों को रटने की बात की जाए, याद करने की बात की जाए, कंठस्थ करने की बात की जाए, नियम पर बल देने की बात की जाए, दंड देने की बात की जाए, बच्चे को विद्यालय से बाहर निकाल देना या फिर बच्चे के साथ कोई भेदभाव करना, ये क्या है, नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। और मेरा ये उद्देश्य रहता है आपको जो पढ़ाऊं उससे आपको सीख सकें। यदि ऐसा क्वेश्चन और आए तो आप उसे कर सकें। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताएं आप लोग। तो भाई मेरे, भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है कि बच्चे को जो परिवेश है वो ऐसा होना चाहिए ताकि वहां पर समृद्ध भाषा का प्रयोग हो सके, है ना। हम कह सकते हैं समृद्ध भाषक परिवेश बच्चे को मिलना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भले ही आप बच्चे को चाहे सहायक सामग्री दें, सब कुछ दें, लेकिन जब तक वहां का परिवेश ठीक नहीं होगा, अधिगम क्या है, प्रभावी रूप से नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लेंगे अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? ध्यान रखिए, यहां कहा गया है सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। पहले चारों विकल्प पढ़ें आप। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता या फिर व्याकरणिक नियम। तो यहां पर हम बात करें मूल्यांकन में हम सबसे अधिक महत्व देंगे सीखने की क्षमता का आकलन, है ना। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लेंगे अगला क्वेश्चन। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किससे सबसे कम महत्व देंगे? यहां पर क्या है, सबसे कम महत्व बताइए आप किसे देंगे बहुभाषिक कक्षा में? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, ये तो अच्छी बात है भाई, है ना। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, ठीक है। इसके बाद क्या है, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। तो देखिए आप यहाँ पर सीधा समझ सकते हैं, बहुभाषिक कक्षा में हम सबसे कम महत्व देंगे विकल्प डी को, अंतर समझाने के लिए, है ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन अधिक आते हैं, सबसे कम महत्वपूर्ण और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, और छात्र क्या है, इन्हीं में गलती कर जाते हैं। तो देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने की यहां पर बात हो रही है, तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य या फिर भाषा की विभिन्न छटाएं। तो यहां पर सबसे कम महत्वपूर्ण होगा पाठों की संख्या, क्योंकि पाठों की संख्या कम होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन विषय वस्तु, अभ्यास और भाषा की विभिन्न छटाएं, ये तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पर, है ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुभाषिकता, बताएं आप लोग, जो बहुभाषिकता है ये क्या होती है? क्या ये खतरे में डालती है, कोई बाधा उत्पन्न करती है, या फिर एक महत्वपूर्ण संसाधन है? ध्यान रखिएगा, बहुभाषिकता को कभी भी आपको नेगेटिव नहीं लेना है। बहुभाषिकता का मतलब होता है बहुत सी भाषाएं, है ना।
तो यहाँ पर हम देखें जो बहुभाषिकता है, ये भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाषा के बारे में बताइए क्या सही है। क्या भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है? यह एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, सदैव व्याकरणिक नियमों का अनुगमन करती है, या फिर नियमों की जानकारी से ही निखरती है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जो भाषा होती है ये क्या है, एक संप्रेषण का माध्यम होता है और यह एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। क्योंकि आप जानते हैं चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे उर्दू हो, हर भाषा की अलग अलग क्या है, एक व्यवस्थित क्रम होता है, वही कहलाती है नियमबद्ध व्यवस्था। तो हम कह सकते हैं भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। राइट आंसर है यहाँ पर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। बच्चा विद्यालय आने से पहले, बताइए आप लोग, बच्चा विद्यालय आने से पहले क्या होता है? अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं। देखिए ये तो हम नहीं कह सकते, कोरी स्लेट का मतलब है वह कुछ नहीं जानते। ये भाई आज के समय में कहना बिल्कुल गलत है। भाषा का समुचित प्रयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार नहीं, बल्कि क्या है, बच्चा क्या करता है, जो बच्चे की स्वयं की एक व्यवस्था है भाषा के लिए, उन्हीं की व्यवहारिक कुशलता के साथ वह विद्यालय आता है, वही उसकी भाषाई पूंजी होती है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन थे सारे ही, आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि आप जानते हैं भाषा अर्जन क्या है, स्वाभाविक रूप से होता है। कोई बच्चा है जो परिवेश में रहेगा, जो सुनेगा, वह क्या है, वह अर्जित करेगा, है ना। तो क्या है, परिवार में क्या है, मातृभाषा का प्रयोग ही होता है। तो हम कह सकते हैं उसमें विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। बिल्कुल सही बात है। विकल्प ए तो यहां पर हमारा क्या है, सही है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक रूप से होता है, जबकि भाषा अधिगम क्या है, प्रयासपूर्ण होता है। बिल्कुल भाई, भाषा अर्जन क्या है, सहज रूप से होता है, और भाषा अधिगम के लिए हमें क्या है, प्रयास करना पड़ता है। सही है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल भाई, सही बात है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। मेरे भाई, मैंने बताया है आपको कि भाषा अधिगम क्या है, जटिल होता है, मतलब इसके लिए क्या है, हमें प्रयास करना पड़ता है। मान लीजिए यदि मुझे अंग्रेजी सीखना है तो मुझे क्या है, अंग्रेजी में आप अर्थ समझा के कोई सिखाएगा तभी मैं सीखूंगा। तो हम एक गलत है कि कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, तो एक गलत बात है, क्योंकि भाषा अधिगम में क्या है, अनुवाद का सहारा लिया जाता है। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग आसानी से। कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप हमसे बोल सकते हैं। मंदरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। बताइए आप लोग, तो मंदरा के बारे में आप क्या कहेंगे? ध्यान देना वाक्यों पर। मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, ऐसे वाक्यों का वह क्या है, प्रयोग कर रही है। मंदरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है? नहीं भाई, मैं थक गई, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्या है, यहां पर वह है क्रियाकर्ता सभी का उससे क्या है, सही प्रयोग कर रही है ना। केवल लिंग की दृष्टि से नहीं, यहां पर विकल्प डी में देख सकते हैं, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। बिल्कुल भाई, ये सही बात है। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। हमने क्या है, यहाँ पर पेडागोजी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पद्यांश को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या है, गद्यांश को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए।
हम क्या है पद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चनों को करेंगे प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 21 से। हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है बताइए आप लोग। यहां पर आप देख सकते हैं, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो यहां से हम इतने में ही समझ गए हैं कि यहां पर मेरे भाई हरे भरे जीवन का अर्थ है कि जो हमारा जीवन है वह कैसा होना चाहिए, खुशियों से परिपूर्ण होना चाहिए। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगला है कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं? हमने पढ़ाना भी कहाँ है ना, ये देखो, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर। बाहर किन किन से आती है? नदियों से आती है, पर्वत से आती है, हवा से आती है और पेड़ों से क्या है? बाहर आती है। तो यह देख लेते हैं आंसर कहाँ होगा हमारा। कौन सी चीजें बाहर लेकर आती है? नदियों की आवाज। तो यहां पर हम देखें विकल्प सी यहां पर राइट आंसर होगा। जो समस्त प्राकृतिक उपादान हैं जो हमें दिए हैं प्रकृति ने, ये सभी क्या है? बाहर लेकर आती हैं। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? बताएं आप लोग, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? तो अभी हमने यहां पर देखा था, उपहार की यहीं पर बात हुई थी, कहां गया है वो? देखिए, ये पढ़े यहां पर आप, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। क्या है? मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, है ना? किसे कहा है? प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को क्या है? सृष्टि का उपहार कहा है ना? क्योंकि वहां पर देखा ना, मन में जागे उमंग, जो प्राकृतिक सुंदरता है उससे क्या है, जो हमारे मन में उमंग वो जन्म लेती है, वही क्या है? सृष्टि का उपहार है। ऐसे ही भाई आपको हिंदी में करना है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सोच समझ के वहां पर देना है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि, क्या संदेश देना चाहता है? आप देखिए, कवि ने लास्ट में इसमें संदेश दिया है, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब बनाए इसे चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब है बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। क्या है? कवि ने संदेश दिया है लास्ट में कि पर्यावरण संरक्षण में ही क्या है? जीवन संभव है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर कहा गया है, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, एक पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता है? तो देखिए, इस माध्यम से कहना चाहता है कि जो व्यक्ति और संसार हैं ये क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे का अस्तित्व एक के बिना नहीं है। विकल्प ए यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम से क्या अभिप्राय है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहा जाता है भाई। विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। क्लास में मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन यहां पर आप रेगुलर आपको मिलेंगे, जिससे आप एग्जाम में सिलेक्शन अपना पक्का कर पाएंगे। चलिए, अब हमने क्या है? पद्यांश कर लिया है, अब हम करेंगे गद्यांश। प्रश्न क्रमांक 22 से लेकर प्रश्न क्रमांक 30 तक जो उत्तर हैं वो इसी गद्यांश के आधार पर हमें देना होगा। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन, बताइए आप लोग किस विषय से जुड़ा हुआ था? तो ये तो क्या है, हमें यहां पर ही देखना पड़ेगा सीधा साधा। देखिए, समस्या को हल ढूंढने की क्षमता का एक अध्ययन किया गया।
इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों की भी तुलना की गई। एक तरफ तो वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं थे मौखिक गणना या मनगढ़ंत का बहुत कम प्रयोग किया, ठीक है, उसके मुकाबले जो कि दुकानदार थे। स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिसका कारण समझा नहीं जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ सकता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता का हासिल कर लेते हैं। हम पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा रह गया 2 लाइन है ना, लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने में और बढ़ाने में मदद करते हैं वहीं उसको संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, जब आप गद्यांश पढ़ें तो उसका अर्थ समझते हुए पढ़ें। ऐसा नहीं आपने केवल मुंह को चलाया है बस, थोड़ा उसका अर्थ भी समझते जाएं कि क्या कहा गया है। यहाँ पर देखिए पूरे गद्यांश में क्या है, गणित की बात हुई है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प बी के साथ जाएगा। किसके साथ, गणित के साथ। अगला है, उन्होंने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया। तो हमने वहां पर देखा है भाई, जो बच्चे क्या है दुकानदारी करते थे उन्होंने क्या है मौखिक गणना का अधिक प्रयोग किया है ना। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा। बहुत शानदार किया, हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है, आसान भी था गद्यांश। तो अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, तो हमने देखा है वहां पर कि जो बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली क्षमता को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, क्या है, जो रोजमर्रा मतलब क्या है दैनिक जीवन में हमारे काम आने वाली दक्षताएं होती हैं उन्हें वह स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, ठीक है। अगला है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलतियां क्यों नहीं करते। तो हमने वहां पढ़ा है इसलिए नहीं करते क्योंकि यदि गलती करेंगे तो सीधा असर उनके क्या है काम पर पड़ेगा, ठीक है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर बताइए कैसा होगा। संतोषजनक, अच्छा, खराब। देखिए हम खराब तो नहीं बोल सकते, ना ही अच्छा बोल सकते हैं, बल्कि क्या है मतलब उन दोनों में क्या होता है एक मेलजोल रहता है, कभी खराब कभी अच्छा, है ना, खराब अच्छा होता रहता है। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा अच्छा होगा या फिर ऐसी बात नहीं है हमेशा खराब ही होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को। तो वहां पर हमने देखा है ना कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है यह ज्ञान को क्या है मदद तो करता है बनाने में, लेकिन उसे संकुचित और सीमित भी कर सकता है। हमने गद्यांश की लास्ट वाली लाइनों में पढ़ा था, आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रत्यय का उदाहरण है। हम जानते हैं प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर कुछ विशेषता लाते हैं या फिर शब्द में परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ पर जो सांस्कृतिक है ये क्या है भैया, एक प्रत्यय में लगा हुआ है सांस्कृतिक, बोल के देखें ना आप इसे, है ना। इसका विग्रह क्या होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मनगढ़ंत का अर्थ क्या है, हमने देखा ना जो बच्चे क्या होते हैं दुकानदारी करते हैं वो क्या करते हैं मनगढ़ंत का उपयोग ज्यादा करते हैं। मनगढ़ंत का मतलब है मन ही मन हिसाब लगाना, मन ही मन क्या है हिसाब लगाना। विकल्प डी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है। तो इसमें से देखें अध्ययन किया गया एक संयुक्त क्रिया का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो प्यारे साथियों
आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।